नमस्कार सभी जी, को। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत आपका करता माइक हूँ। बंद है थोड़ी। आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, त्वरित भाषण कार्यशाला है और जो कि 1343वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री जगमोहन रौतेला जी। जब हमने हल्द्वानी में 5 दिन की वर्कशॉप करी, आप पूरे 5 दिन एक साथी बतौर, एक सक्रिय साथी बतौर, एक अभिभावक बतौर आपका पूरा सानिध्य हमारे इस पटल को मिला। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। आप युगवाणी पत्रिका से जुड़े हैं और कई पत्रिकाओं के लिए आपका हमको व्यक्तिगत तौर से भी आपका मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज समय दिया आपने। और आज के मुख्य विशिष्ट अतिथि होंगे इदांत जोशी जी, अध्यक्षता करेंगे दृश्या कोहली जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नेहा कांडपाल जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी जी, ब्रिजमोहन जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ इस पटल पर। और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दृश्या कोहली जी, ब्रिजमोहन जोशी जी, निश्चल अग्रवाल जी, नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में पुरुषोत्तम तिवारी जी हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हमारे बीच जुड़ते हैं। संदीप ढेला जी, रेखा जोशी जी, और सुमित सर, उमा कांडपाल जी, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज त्वरित यानी तत्काल विषय दिया जाएगा। और हमको अपना विषय पर अपने ओर से आराम से बोलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, सोचना है कैसे उसको बोलेंगे। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, आदरणीय शासक सर जुड़ चुके हैं, सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ नेहा जी को। नेहा जी, आप लाइन में हैं? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका। जी सर, आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। मैं आप सभी का बाल प्रहरी के इस 1343वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज की जो कार्यशाला है वो त्वरित भाषण कार्यशाला है। मैं इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जगमोहन रौतेला जी, वरिष्ठ पत्रकार हल्द्वानी नैनीताल से आपका बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभा को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्रीमान आकाश शाश्वत सर, शिक्षा विभाग पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्रीमान उदय गिरोला सर। मैं आप सभी का बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई इदांत जोशी, कक्षा 9, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से एवं आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से एवं बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच से जुड़े मैं सभी विद्वान शिक्षकों, अभिभावकों एवं सभी छोटे बड़े भाई बहनों का बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी के इस मंच से किस प्रकार जुड़ी। मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से अपनी कक्षा के कक्षा अध्यापक आदरणीय श्रीमान अतुल हुमी सर द्वारा मुझे इस बाल प्रहरी के सुंदर कार्यशाला से जोड़ा गया है। और जब मैं इस कार्यशाला से जुड़ी तो तब मैंने देखा कि मेरे से छोटे बड़े भाई बहन भी यहाँ पे काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो तब मेरा भी मन हुआ कि मैं यहाँ पे संचालन करूं। और आज आदरणीय उदय केवला सर द्वारा मुझे 12वीं बार संचालन करने का सुअवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं सर आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कक्षा
मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक भाई, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या आपसे मेरी आवाज़ आ रही है? हाय, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका स्वागत है और आपका विषय है क्यों ज़रूरी जी, है हार्दिक लड़कियों को धन्यवाद। पढ़ाना? शारदे के इस पावन प्रांगण में माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सिद्धांत जोशी कक्षा 9 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से आज बाल प्रहरी के इस मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री जगदीश रौतेला जी, जो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं हल्द्वानी नैनीताल से, और संचालन बहुत अच्छा संचालन कर रही दीदी कुमारी नेहा कांडपाल, जो आप कक्षा 12 में पढ़ती हैं, और रायका बहन कुमारी दिक्षा कोहली कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से, तथा बाल प्रहरी के इस मंच पे उपस्थित श्रीमान श्याम पांडे सर, अशोक कुमार नेगी, उदय किरौला जी, तथा यहाँ पर उपस्थित श्री श्याम पांडे सर एवं यहाँ पर आकाश सरस्वत सर, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तथा मैं श्रीमान उदय किरौला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का ये शुभ अवसर प्रदान किया। तथा अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। दीदी, क्या आप मेरा विषय दोबारा बता सकती हैं? जी भाई, आपका विषय है क्यों ज़रूरी है लड़कियों का पढ़ना? जी, हार्दिक धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया क्यों ज़रूरी है लड़कियों का पढ़ना, ये बहुत ही मतलब रोचक विषय है। जो ये विषय है इसको आज के समय में काफ़ी ज़्यादा जो हमारी सरकार है उसके ऊपर काम कर रही है। हमारे यहाँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य हुआ था, उसके अंतर्गत लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो शिक्षा होती है, जो हमारे मानव संसाधन होते हैं, उनको शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण हथियार होता है जिससे कि हम लोग अपनी हमारी जो कौशल होते हैं उनको बढ़ा पाते हैं। एवं नेल्सन मंडेला जी द्वारा कहा गया था कि शिक्षा वह हथियार है जिससे कि हम पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखते हैं। एवं लड़कियों को पढ़ाना बहुत अधिक जरूरी है क्योंकि जो शिक्षा होती है वो हर एक के पास होनी चाहिए। अगर हर एक के पास शिक्षा होगी तो उसके पास कोई ना कोई काम होगा, कोई कौशल होगा, तथा वो राष्ट्र की जो उसकी अहमियत है उस पर भी काफी ज्यादा सहयोग देगा। वो शिक्षा के माध्यम से लड़कियां अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो वो संविधान की धाराओं को जान सकती हैं जिससे वे अपने साथ होने वाले दुष्कर्मों से बच सकती हैं। एवं जो संविधान है, जो लड़कियों को शिक्षा देने की बात है, तो इसमें काफी ज्यादा कार्य होना चाहिए। जैसे भी आजकल कई जगह देखा जाता है कि लड़कियां आज भी शिक्षा नहीं लेती हैं। कई लड़कियों को जो उनकी उम्र सरकार द्वारा फिक्स की गई है उससे पहले शादी कर दी जाती है, तथा इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाने चाहिए। शिक्षा को अनिवार्य कर जो है, लेकिन उसके ऊपर उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको काफी अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपके अपने विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हम सभी के समक्ष रखी, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी को बाल प्रहरी के सुंदर मंच के कुछ नियम बताती हूँ। बाल प्रहरी जिनका नाम सूची में है केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा अवश्य ऑन रखें। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई और अपना माइक ऑन कर व्यवधान उत्पन्न ना करे। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उसे अभिभावक गाइड ना करें, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो त्वरित भाषण कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको आज की कार्यशाला के बारे में कुछ बताती हूँ। त्वरित भाषण कार्यशाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को तेजी से सुधार सकते हैं। यह कार्यशाला वक्ता को अपने विचार को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने में मदद करती है, जिससे वक्ता अपने दर्शकों को प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सभी छोटे-बड़े भाई-बहनों को अग्रिम शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कक्षा 8 की छात्रा मंत्रिता शर्मा, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका विषय है बहुत खतरनाक है पॉलीथीन। जी?
आपका विषय है बहुत खतरनाक है पॉलीथीन। इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी छोटे भाई। आप विषय दोहराइए, विषय स्पष्ट नहीं है। आपका विषय है बहुत खतरनाक है पॉलीथीन। पॉलीथीन। अच्छा, पॉलीथीन। जी। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। तो ऐसा कि आज लाइब्रेरी के अंतर्गत त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और आज का मेरा विषय है कि बहुत हानिकारक है पॉलीथीन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं कुछ दिन पहले इसी के बारे में सोच रही थी और बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलीथीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और ख़ासकर कि हमारी माता के लिए यानी कि हमारी गौ माता के लिए। क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो चिकनी-चिकनी सी होती है और गौ माता उसको गलती से गटक जाती हैं और उनके मतलब गले में फँस जाता है और उनके पेट में फँस जाता है मतलब बहुत बुरा होता है वो। और मैं गौशाला गई थी, हमारे ग्वालियर में बहुत बड़ी गौशाला है लाल टिपारा पे। तो वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर एक गाय के पेट से मतलब ऑपरेशन करा होगा, तो एक गाय के पेट से 40 किलो पॉलीथीन निकला था, जिसका वो एक छोटे से अंश में लगभग इतना बड़ा काँच का डिब्बा पूरा भरा हुआ था। अब आप बताइए मतलब कितनी दुखद घटना है। और अगर हम पॉलीथीन का यूज़ बंद नहीं करेंगे, यदि हम पॉलीथीन को यूज़ करते रहेंगे, तो उससे हमारा जो पर्यावरण है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। क्योंकि हमारी जो धरती माता है, उनको उनकी मतलब क्षमता जो है, उर्वरक शक्ति जो है, वो पॉलीथीन के उपयोग से खत्म होती है। और पॉलीथीन की जगह हम पॉलीथीन हमें सब्ज़ी लेने में या दूध लेने में या मतलब कोई भी जो काम की चीज़ें होती हैं, नो डाउट उनको लेने में काम आती है, लेकिन उनकी जगह पर हम कपड़े की थैलियों का यूज़ कर सकते हैं। जो झोला होता है, झोले का उपयोग कर सकते हैं। झोले में हम सब्जियाँ या जो भी हमारा सामान है उसको रख के ला सकते हैं और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है झोला। और अगर आपको कभी आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, तो अगर आपको पॉलीथीन मिलती ही है, तो आप झोला लेके जाइए अपने साथ, एक कपड़े का झोला और अगर नहीं है तो पनवा लीजिए झोला। तो उससे हमारी जो धरती है, उसको हम बचा पाएँगे, हमारी गौ माता को बचा पाएँगे। और मैंने एक पॉलीथीन के ऊपर एक कविता बनाई थी, स्वच्छता के ऊपर, हमारे ग्वालियर के लिए कि चौराहों से गली-गली तक अलख जगी है, चौराहों से गली-गली तक अलख जगी है, स्वच्छता की चहुँ ओर अब ललक जगी है, स्वच्छता की चहुँ ओर अब ललक जगी है, चहुँ ओर ही मुझको परिवर्तन दिख रहा है, मेरा ग्वालियर बदल रहा है, बदल रहा है। मेरा ग्वालियर बदल रहा है, बदल रहा है। और मैंने ये कविता बनाई थी पॉलीथीन का उपयोग ताकि ना हो, कम हो मतलब। और हमें प्रयास यही करना है कि यदि हमारे पास गलती से भी पॉलीथीन आ जाती है, सब्ज़ी वाले के पास हम कभी झोले ले जाना भूल जाते हैं, तो जो बिसलरी की ₹2-2 वाली बॉटलें आती हैं, उनमें हम वो जो पूरी पॉलीथीन है, उसको और गौ माता का जीवन सुरक्षित बनाना। ये जो मैंने उपाय सोचा है कि जो हमारी बिसलरी की ₹2-2 वाली बॉटल आती हैं, उनमें पॉलीथीन को अच्छे से बिल्कुल भर के वो जो जब तक वो बिल्कुल टाइट ना हो जाए बॉटल, उसको भर के और उसको ढक्कन लगा के फिर उसको हम पेंट करके
उससे स्टूल बनाया जा सकता है और हमारे जो पेड़ हैं, उनके उसको आस-पास भी लगाया जा सकता है रंग-बिरंगा करके, तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। और जिसे हम ट्री गार्ड भी बोलते हैं, तो बस यही मेरे कुछ विचार हैं, पॉलीथीन का हम उपयोग कैसे बंद कर सकते हैं और पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हमारी धरती माता के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारी प्यारी गौ माता के लिए जो हमें दूध देती हैं और मतलब जिनके अंग-अंग में भगवान बसते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि आप हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप जितना हो सके पॉलीथीन का उपयोग कम करिए और जो कपड़े की थैलियाँ होती हैं, उनका उपयोग करिए। कपड़े की झोले का उपयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अपने विषय पर काफ़ी अच्छी जानकारी हम सभी के बीच की उपस्थित की, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई, वीर सेवक पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से प्रभास देवतल्ला कक्षा 2 के छात्र। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है और आपका विषय है हमारे गाँव की बारात। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मेरा मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। तो आज जैसे कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को एक उसी टाइम बाल प्रहरी के उसी टाइम जब उनका नंबर आता है, उसी टाइम उनको उनका टॉपिक दिया जाता है, जिस पे वो अपने विचार रखते हैं। तो फिर उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने इस अपने जो टॉपिक है उस पे कुछ बाकी रखता हूँ। तो जैसे कि मेरा जो टॉपिक है कि बारात, मेरे गांव की बारात। तो मेरे गांव की जब भी बारात निकलती है तो मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि बारात में कई सारे खाने की चीजें होती हैं और वहाँ पर बैठने के लिए होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो गाँव में एक अच्छा होता है और मेरे को कभी-कभी कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं, गुलाब जामुन ये सब ऐसे वगैरह आ गए, तो मुझे खाने में आनंद आता है और मेरे को वहाँ पर जैसे कभी-कभार डांस होते हैं और मेरे को डांस करने में भी बहुत मज़ा आता है और इसी के साथ धन्यवाद और शुभयामिनी। और अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही है। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अपने विषय के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी और अपना अनुभव हम सभी के बीच प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे तुम्हें संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे तुम्हें सफल होने के सुझाव मिलेंगे। और इसी के साथ मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नेहा। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में जो त्वरित भाषण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार श्री जगमोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय इधांत और अध्यक्षता कर रही प्रिय दृश्या, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय,
नेहा इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चों की समझ का विकास होता जा रहा है, उनके व्यक्तित्व में निखार आता जा रहा है और उनमें राष्ट्रभक्ति के भाव भी पहले की अपेक्षा बढ़ते चले जा रहे हैं। वो इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद न केवल अपने विद्यालय में अपितु विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं और बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण की मेहनत को जाता है। इस मंच की सर्वाधिक कठिन कार्यशालाओं में से एक त्वरित भाषण कार्यशाला, तभी उसी समय आपको विषय मिलेगा और उस समय बोलना होगा और इसमें वही बच्चे बेहतर बोल पाते हैं जो स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनका सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में पूर्णतः सफल हो पाते हैं। प्यारे बच्चों, ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। जिस प्रकार बहुत छोटा सा साहित्य लिखने के बाद मात्र 700 दोहे हमारे कविवर बिहारी लाल जी हिंदी के आकाश में, साहित्य आकाश में अमर हो गए, उसी प्रकार ये कार्यशालाएं भी बड़ी उपादेय हैं। जैसे उनके साहित्य के बारे में एक कवि ने कुछ कहा है जो इन कार्यशालाओं पर भी अक्षरशः सही सिद्ध बैठता है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बड़ी उपादेय, प्रभावशाली, सार गर्भित, समाज उपयोगी, देशभक्ति से परिपूर्ण ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों को नई दशा और दिशा देने का मादा रखती हैं। प्यारे बच्चों, सर्दी तेजी से बढ़ती जा रही है, सावधानी रखें, सर्दी से बचाव करें, क्योंकि एक बार जब सर्दी लग जाती है तो बहुत दिनों तक व्यक्ति दिक्कत में रहता है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वह पारस्परिक रूप से सम्मान करें। यदि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से एक सम्मानप्रद वातावरण का निर्माण होगा। प्यारे बच्चों, अंत में अपनी बात, पुरानी बात दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, शिक्षकों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अभी तो अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े सफल लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक मीठी बोली की 2 पंक्तियों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है, सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ।
और उसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 11 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से ईशा धोनी। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज मेरी। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका विषय है मुझे अपने भाई पर गर्व है। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ईशा धोनी 11वीं की छात्र राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से, और मैं आज अपनी दीदी को बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और इसी के साथ मेरा विषय है मुझे मेरे भाई पर गर्व है। तो मुझे मेरे भाई पर गर्व है, ये एक अच्छा विषय है और इसके बारे में मुझे लगता है मैं बता सकती हूँ। और ऐसा है कि अगर हमारा भाई कुछ अच्छा काम करेगा तो उससे कहीं ना कहीं उसकी बहन का भी नाम जरूर आएगा, क्योंकि माता पिता का तो आएगा ही आएगा, और क्या बोलते हैं, उसकी दीदी बहन का भी नाम जरूर ही आएगा। जैसे मेरा भैया अभी 7th में है और ये हर चीज में मतलब अच्छा है, अभी बाल प्रहरी में भी जुड़ता है, और मैं इस बाल प्रहरी में भी अपने भैया की वजह से जुड़ पाई हूँ, जिसमें सर ने इसे बोला कि अपनी बहन से भी जुड़ने के लिए बोलना। और मुझे मेरे भाई पर गर्व है और मेरा भाई बहुत अच्छा है। और इसके बारे में मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि मतलब अगर ये जो करना चाहता है, अगर ये कर ले, मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होगी और मुझे इससे खूब ज्यादा गर्व होगा, इसमें नाज होगा कि मेरे भाई ने ऐसा कर दिया जैसा मैं चाहती थी। और मुझे अगर मैं बड़ी आदमी बन गई और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे मेरे भाई के बनने पे होगा। और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अपने भाई के बारे में हम सभी के बीच काफी अच्छी बातें रखी। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से कक्षा 8 की छात्रा नीलाक्षी कॉलोनी। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 11 की छात्रा महिमा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अहम कुमार कक्षा 10 के छात्र PMC केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आपका विषय है एक दिन की बात है। आप विषय रिपीट कर देंगे? जी, आपका विषय है एक दिन की बात है। जी धन्यवाद। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 10वीं, मेरे विद्यालय का नाम PMC केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। और जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज पटल पर तुरंत भाषण की कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मेरा विषय है कि एक दिन की बात है। अभी मैं हालांकि तुरंत की बात बता रहा हूँ कि अभी जो स्पोर्ट्स डे गया था, हमारा खेल महोत्सव गया था, उसके अंतर्गत ही आपको बता रहा हूँ कि मेरी वही दिन मेरा बहुत अच्छा था। उस दिन मैं सुबह गया, मुझे नहीं पता था कि ना खेल महोत्सव होगा। मेरे को मेरी माता द्वारा बोला गया था कि चले जा। मैंने बोला था नहीं जाऊंगा, कि क्या ही काम होगा, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं गया करके कि ना मम्मी ने बोला है तो जाते हैं। तो गया था, तो जब वहां पर खेल चल रहा था तो गया, और पहले असेंबली हुई। असेंबली के बाद हमको बिना बैग के बुलाया था, और फिर क्लास वाइज हमारे सारे खेल हुए। तो सबसे पहले हमारा बास्केटबॉल हुआ, जिसमें जो मेरा सदन था, रमन सदन, वह आ नहीं पाया, पर मुझे वो खेल देख करके बहुत अच्छा हुआ, प्रसन्नता हुई कि ना दूसरे हाउस मेरे दोस्त आए हैं, वो मेरे दोस्त जीते हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और खो खो भी हुआ था,
रेस भी हुई थी, जिसमें रेस में मैंने भी ना भाग लिया था, रिले रेस में, जिसमें ना 4 मेरे जो साथी थे उनके बदौलत हम 4th नंबर पर आए थे। पर मेडल लाने के लिए हमें तीसरे नंबर पर आना पड़ता था, लेकिन हम नहीं आ पाए। लेकिन जो क्लास वाइज हमारी दौड़ होती है, 100 मीटर दौड़ होती है, उसमें मैंने प्रतिभाग लिया और उसमें मैं प्रथम पुरस्कार लेके आया, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। और मैं उस समय सोच रहा था कि अच्छा है मैं आ गया मेरे माताजी के कहने पर, अगर मैं नहीं आता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। और उस समय फिर मेरे दोस्तों के साथ बहुत खेला, मेरे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा है ना टाइम स्पेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि है ना मैं इतना सारा स्पेंड कर पाया। और उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी तो हम बहुत सारी बातें करे, फिर बहुत सारा गेम खेले और हमारे टीचरों के साथ भी गेम खेले। और इस समय को हम हमारे दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ बिताने के साथ फिर हमको बहुत थकान हो गई थी तो हम आराम से बैठे थे। फिर है ना जब हमको मेडल वितरण हुआ तो मुझे सर ने शाबाशी भी दी थी कि वाह आपको गोल्ड मेडल मिला है। और मेरे दोस्तों को तो 2-2 3-3 मेडल भी मिले थे और मुझे पिछले साल 4 मेडल मिले थे, लेकिन मैं इस बार ज़्यादा कुछ फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए ना मैंने ना ज़्यादा मेडल नहीं कर पाया। और मेरा हाउस भी मेरा जो सदन था वो भी चेंज हो गया। पहले मेरा टैगोर सदन था जो रेड हाउस था, और अभी मेरा रमन सदन हो गया था 10वीं में, जो कि येलो हाउस है। और जो हमारी टीम गेम थे उसमें तो नहीं आ पाया, लेकिन मैं जो इंडिविजुअल गेम्स थे जैसे टेबल टेनिस और इसमें मैं आ गया था और मुझे सर्टिफिकेट भी मिला और मेडल मिला। तो ये जब मैंने आके मेरे माताजी को बताया, पिताजी को बताया, तो उनने मुझे बहुत शाबाशी दी। मेरी दीदी ने भी मुझे बोला कि हाँ वेरी गुड, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और ये धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अपने स्पोर्ट्स के बारे में आप किस प्रकार हैं, उसमें आपने हम सभी के बीच एक भाषण प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 9 के छात्र, द्वारहाट इंटर कॉलेज, द्वारहाट, अल्मोड़ा से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? कार्तिक हरबोला, कक्षा 9, द्वारहाट इंटर कॉलेज, द्वारहाट, अल्मोड़ा से। पेन 2 रुपए का हो या 200 का, लिखता वही है जो हम लिखना चाहते हैं। इसी प्रकार किस्मत आपकी हो या किसी की भी हो, बनती उसी की है जो बनाना जानता है। और इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जगमोहन रौतेला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हल्द्वानी, नैनीताल से। सर, आपका बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सर, आपका माइक आदरणीय रौतेला सर, आपका माइक बंद है। जगमोहन रौतेला सर। इकात को और बुला लो दोस्त आगे। संचालक जी, इकात साथी को और बुला लो। जी सर। इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7 के छात्र, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या आपकी आवाज आ रही है? चलिए, पहले रौतेला सर जुड़ चुके हैं, उनको बुला लेते हैं। रौतेला सर, स्वागत है आपका। उनका नेट काम नहीं कर रहा सर। हेलो, हाँ, स्वागत है सर आपका। स्वागत है मान्यवर। आवाज आ रही है? आ रही, स्वागत है। कैमरा ऑन कर दीजिए। कैमरा
हाँ, ठीक हो गया, स्वागत है। आज आपका वीडियो आ रहा, बोलिए बोलिए मान्यवर। आज के त्वरित भाषण की कार्यशाला में जितने भी बच्चे भाग ले रहे हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से उन्हें तुरंत जो सब्जेक्ट दिया जा रहा है और वो अपने विवेक से, अपनी जानकारी से, अपने अनुभव से जो कुछ बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एकदम से किसी विषय पर बोलना ये छोटे बच्चों के लिए तो मुश्किल है, ये बड़ों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हम भी अगर किसी विषय पे एकदम से बोला जाएगा कि आप इस पे बोल दीजिए, तो हम कई बार हम भी बगले झाड़ने लगेंगे। लेकिन बच्चे ऑनलाइन आकर माइक पर होकर कैमरे के सामने जिस तरीके से बेधड़क होके बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि वो अपने आसपास के दुनिया को, अपने समाज को, अपने रोज के जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं, और उसे देखते ही नहीं है बल्कि उसे गंभीरता से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इसीलिए आज जब आपका ऑब्जर्वेशन होगा तो तभी आप तुरंत जो विषय दिया जाएगा उस पर आप, चाहे आप 2 ही मिनट बोलिए, लेकिन आप बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत चेतनशील हैं, आप अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और बहुत संवेदनशील हैं। मैं जो हमारी बिटिया संचालन कर रही है, नेहा कांडपाल, इसका जो कॉन्फिडेंस है संचालन करने का, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो इंटर की छात्र है और जिस तरीके से वो संचालन कर रही है बेधड़क होके, और जो बच्चे बोल रहे हैं उनके जो सार है अपने शब्दों में बात कर रही है, ये एक बड़ी बात है। तो उससे जिस तरीके से नेहा बिटिया संचालन कर रही है, तो उससे लग रहा है कि वो अपने स्कूल की ही किताबें नहीं पढ़ रही है, बल्कि अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे भी पढ़ रही है। केवल किताब पढ़ना ही नहीं होता पढ़ना, जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं और उसके बारे में हम जो विचार रखते हैं, उसे भी पढ़ना कहते हैं। वो आंखों का पढ़ना है। एक तो किताब का पढ़ना है जो हम अक्षरों से पढ़ते हैं, और एक आंखों का पढ़ना है जो हमें देख के हम देखते हैं। और उसके बाद, क्योंकि कई बार हम ये सभी जानते हैं कि किताब पढ़ने की अपेक्षा किताब पढ़ा हुआ उतना याद नहीं होता जितना हम आंखों से देखा हुआ हमें जल्दी याद होता है। हम कहीं भी किसी चीज को देख लेंगे या किसी पर्यटन स्थल को या किसी भी जगह पे हम जाते हैं, तो वहां जो हम सब चीजें देखते हैं तो वो कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम आंखों से देखते हैं, आंखों से पढ़ते हैं। उसके बाद कोई हमसे कहेगा कि आप उसके बारे में बताइए, तो हम बेझिझक बता सकते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि एक दिन की बात है, तो वो उसके जीवन में जो एक दिन जो कुछ घटा उसके पूरे दिन में स्कूल के दौरान, और उसके खेल को लेके वो नहीं जाना चाह रहा था, उसकी मम्मी ने उसे भेजा, तो उसके बाद वो मेडल भी लेके आया। तो वो सब ऑब्जर्वेशन है, वो सब देख रहा है। और ये बड़ी बात है कि आज के दौर में बच्चे अपने स्कूल की किताबों के साथ साथ दूसरी भी चीजें देखें, दूसरी भी किताबें पढ़ें। मतलब ये नहीं कि स्कूल की जो हमारी जो किताबें हैं उन्हें छोड़ दें, अपना स्कूल का भी होमवर्क ही करें, उसको भी बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ें। लेकिन जो हमारे आसपास हो रहा है उसे भी देखना, उसके प्रति संवेदनशील होना। जैसे बिटिया ने पॉलीथीन की बात की, तो ये चेतना हमारे अंदर आनी चाहिए। पॉलीथीन बहुत पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हर तरीके से खतरनाक हो रहा है। और अब हमारे जीवन में इस तरीके से घुल मिल गया है वो, कई बार हम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते। क्योंकि बहुत सारी जो खाने की जो चीजें हैं, यहाँ तक कि दूध भी जो है हमें पॉलिथीन की थैलियों में पैकेट बंद होके मिल रहा है। तो ये एक खतरनाक चीज है। उन सब चीजों से कैसे बचें? जो हम अलग से यूज करते हैं सब्जी वगैरह या सामान लाने में, उससे तो हम एक बार अब बच सकते हैं। हम थैला घर से ले जा सकते हैं। मैं अभी बच्चे सुन रहे हैं तो इसलिए इस बात को कहता हूँ कि घर में जो हम हमारे अभिभावक हैं, उनको भी इस बारे में थोड़ा संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। हम कह रहे हैं लेकिन उसे कर नहीं रहे हैं।
और पॉलीथीन का, जैसे मैंने अपनी बिटिया को बचपन से ही बताया है कि आप इधर उधर जो आप कभी रास्ते में जाते हैं या सफर में जाते हैं या कॉलेज जा रहे हैं, कभी आपने बिस्किट खरीद लिया या कभी कोई दूसरी चीज खरीद ली, तो उसका जो पॉली पैक है उसे ऐसे ही मत फेंको, कहीं भी मत फेंको, मतलब चलते हुए मत फेंके उसे। आपका जो बैग है उसमें एक जेब होती है, उसमें हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके बाद जहां कोई डस्टबिन मिले या घर में जो हमारा कूड़ादान है हम उसमें डाल दें, ताकि दूसरे दिन जो कूड़े की गाड़ी आती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम उसे दे सकें। तो उससे दो चीजें होंगी, एक सड़क हमारी गंदी नहीं होगी, हमारा वो आसपास का वातावरण गंदा नहीं होगा। दूसरा वो जो पॉलिथीन वाली जो प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं वो एक सही जगह पे जाएगी, वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब तो सरकारें इस बारे में कई सारे प्रयोग भी कर रही हैं कि उन कूड़े वाले जो पॉलिथीन है उनसे पाइप बनाए जाए या किसी दूसरे तरीके का सामान बनाया जाए। तो वो सब चीजें हैं, कूड़े वाली चीजों में अगर जाएगा तो ये सब चीजें हैं। इसलिए बच्चे चेतनशील बने, अपने आसपास भी देखें, अपने स्कूल की किताबों के साथ साथ अपने समाज को, अपने आसपास को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, उन सबको भी पढ़ना, उन सबको भी जानना, और किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके प्रति संवेदनशील होना और जितनी उसकी मदद कर सकें, ये हमारे अंदर एक चेतना आनी चाहिए। और बच्चे जिस तरीके से भाग ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए उदय किरोला जी पिछले 4 साल से लगातार ऑनलाइन जो कार्यशाला रोज कर रहे हैं, और उसमें बच्चे जिस तरीके से प्रतिभा करते हैं, उनकी प्रतिभाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, इसके लिए उदय किरोला जी का भी बहुत बहुत आभार, बाल प्रहरी का भी बहुत बहुत आभार कि इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिससे बच्चे रचनात्मक कार्यों की ओर जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी प्रतिभागी काफ़ी मार्गदर्शित हुए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी प्रतिभागियों को दिया और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, कोपेश्वर, चमोली से। श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, कोपेश्वर, चमोली से। इसके बाद कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई, कक्षा 2 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से, केशव जोशी। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम केशव जोशी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपका विषय है मेरे पापा। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा मेरे घर में सबसे अच्छी पढ़ाई करते हैं। मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं। मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं। मेरे पापा हमको खिलाते हैं, काम कराते हैं, हमें पीटी सिखाते हैं, हमें योगा करना सिखाते हैं।
मेरी छोटी बहन मुझे कला सिखाती है, मेरे पापा भी मुझे सिखाते हैं और मेरे पापा बहुत अच्छी कला बनाते हैं। थैंक यू। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी लगी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अपने पापा के बारे में हम सभी के समक्ष कुछ बातें रखी और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस सोनी कक्षा 7 के छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चबट्टा बागेश्वर से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका विषय है मेरे साथ जीवन में कई बार धोखा हुआ है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मानस सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चबट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है मैं बेहतरीन और सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी कक्षा 12 से नेहा कांडेपाल राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। मैंने आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके इस बेहतरीन संचालन के आपको ढेर बधाई। और जैसे कि यहाँ पर मेरा विषय है मेरे साथ कभी कभी धोखा हुआ है, तो ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। आपका विषय है मेरे साथ जीवन में कई बार धोखा हुआ है। तो जैसे कि मेरा विषय है मेरे साथ जीवन में कई बार धोखा हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों के साथ पहले जैसे कि वह दोस्त बने, उसके बाद उनके नए दोस्त बने तो फिर वो नहीं बोल, यानी कि ये भी एक धोखा हो सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और ज़्यादातर तो मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे आज तक अपने साथ, लेकिन लेकिन दोस्तों के साथ ऐसा होता है, मतलब हम पहले उनको सोचते हैं कि वो हमारे अच्छे दोस्त बने हैं, फिर लेकिन वो बाद में कह देते हैं कि नहीं वो हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर हमें मतलब बुरा जैसा लगता है, तो यही हो सकता है। तो इसके साथ आशा है आपको मेरी कही हुई बातें अच्छी लगती हों। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने अपने दोस्ती के बारे में हम सभी के बीच कुछ बातें रखी और इसके बाद जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रघु में खूब चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय प्रिय नेहा कांडपाल, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, उमंग उल्लास उजास से भरा हुआ संचालन, और उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। बस एक चीज है कि आप विद्या को विद्या कहती हैं, विद्यालय को विद्यालय कहती हैं। आप इस अभ्यास करें और उसको सही उच्चारण करें। विद्यालय विद्या शब्द है और विद्या और प्लस आलय विद्यालय होता है। तो विद्या आधा दा होता है या पूरा होता है, उसमें बड़े आके मात्रा लगती है। ध्यान रखिए, उस हिसाब से उच्चारण करें। बहुत सुंदर संचालन, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हमें बताना जरूरी था क्योंकि आप कक्षा 12 पहुंचे। तो ऐसी गलतियां अगर आप अभी नहीं सुधारेंगे तो आप जीवन भर करते रहेंगे। कल को आप शिक्षिका बनेंगे तो बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। इसलिए इसको सुधारना बहुत जरूरी है। स्कूल को ही हम विद्यालय कहते हैं, शाला भी कहते हैं। तो आपका विषय है पहाड़ के गांव की लड़कियां बड़ी मेहनती होती हैं। आप इस विषय पर बोलिए। नेहा जी, विषय दोहराऊं मैं? जी सर। पहाड़ के गांव की लड़कियां बड़ी मेहनती होती हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज की जो कार्यशाला है वो त्वरित भाषण कार्यशाला है और ये मेरी सबसे ज़्यादा मन पसंदीदा कार्यशाला है। और इस पे मेरा जो टॉपिक है वो है पहाड़ की लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं। और इस विषय पे मैं आप सभी के समक्ष
कुछ बातें प्रस्तुत करती हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और जैसा कि पहाड़ का जीवन जो होता है मतलब वो संसाधन मतलब उसपे बहुत कम संसाधनों से पिछड़ा हुआ माना जाता है जो पहाड़ का इलाका होता है। पर फिर भी जो यहाँ की लड़कियाँ होती हैं वो हर क्षेत्र में मतलब जहाँ भी देखें ज़्यादातर पहाड़ की लड़कियाँ देखी जाती हैं। क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि उन्हें पता होता है कि अगर अच्छे से अगर वो अपना जो हथियार बनाती है वो पढ़ाई को बनाती हैं और अगर उन्हें पता होता है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो हमारा भी जीवन इन्हीं कुछ मतलब गिने-चुने संसाधनों तक ही सीमित रह जाएगा। यदि हमें अपना जीवन अगर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा अगर हम जीवन चाहते हैं तो हमें पढ़ाई को ही अपना साधन बनाना पड़ेगा और उसी के माध्यम से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कहीं को लगता है कि जो गाँव की लड़कियाँ पहाड़ की लड़कियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर पढ़ाई को ही अपना साधन बनाते हैं। मतलब एक तरह पहले मैं ये सोचती कि मतलब अच्छे घर में शादी होगी तो वो ही मतलब उससे ही हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। बट जो आजकल की जो लड़कियाँ होती हैं, वो सोचती हैं कि नहीं हमारा जो इतनी शादी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम अपने दम पे अगर हम कुछ कर पाते हैं, वो हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा क्षण होगा और इसलिए शायद पहाड़ की जो लड़कियाँ होती हैं, वो मतलब मैं अगर अपने को लेकर सब चीज़ में मतलब अपने दोस्तों को लेकर, अपने जो पहाड़ में मेरी जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को लेकर अगर मैं बात करूँ, तो मतलब वो सभी मतलब पढ़ाई पे ही डिपेंड हैं। अगर वो उनका कहना भी यही है कि अगर हम पढ़ाई को अपना हथियार बनाएँ, तो हम अपने जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से सँवार सकती हैं। और बात आती है मेहनती होने की, साथ ही साथ वो मतलब गाँव में ऐसा नहीं होता कि वो पूरे टाइम फुल और मतलब कि सारा फ़ोकस वो अपना पढ़ाई पे देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो मतलब कि पढ़ाई के साथ-साथ मतलब गाँव में जो-जो भी काम होते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गाँव पे रह रहा है, तो मतलब वो फुल और मतलब पूरा समृद्ध है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो समृद्ध परिवार से बिलॉन्ग करता है। उसे घर का सारा काम भी करना पड़ता है, मम्मी-पापा की हेल्प भी करनी पड़ती है और वो सब चीज़ में आगे होती है कहीं न कहीं मैं कहूँ तो। और वो मतलब कि घर के काम-काज में और सब चीज़ में आगे रहती हैं और इसीलिए मैं कहूँगी कि जो पहाड़ की लड़कियाँ होती हैं, काफ़ी मेहनती होती हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो काफ़ी आगे जाती हैं और ऐसे कई सारे उदाहरण तो हमारे गाँव में भी हैं कि वो इतने सारे काम करने के बाद भी आज भी काफ़ी अच्छे-अच्छे फ़ील्ड पे अपना मतलब अपनी जो उनकी हॉबी है, वो सब अपना निखा रही हैं और कहीं न कहीं वो हमारे लिए भी मोटिवेशन का स्रोत है और जो पहाड़ की लड़कियाँ होती हैं, वो वाक़ई बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं और वो हर क्षेत्र में मेहनती होती हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। आपका बहुत-बहुत आभार दर्शक। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत-बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और पहाड़ का जीवन कठिन होता है, गाँव का जीवन तो और भी कठिन होता है। फिर भी आपने बहुत अच्छा अपने विषय को पर बहुत अपनी बात रखी, बहुत-बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे आए, प्रतिभाग किया, सबने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। उनको विषय तत्काल दिया गया, उस पर बहुत अच्छा बोले। सबको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे छोटे प्रतिभागी प्रभात देवतला हैं और उनका विषय था हमारे गाँव की बारात। बड़ा सुंदर चित्र वर्णन किया उन्होंने, बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। इसी तरह से केशव जोशी जी कक्षा 2 के हैं। इन्होंने मेरे पापा पर बोला और पापा पर तो इतनी बातें कहने के लिए होती हैं, उन्होंने खूब बातें बताई। बहुत-बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं, छोटे बच्चे खास तौर से। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी दिशा कोहली कर रहे हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं बागेश्वर से। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर प्रस्तुत भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हमारे विशिष्ट श्रीधान जोशी हैं, कक्षा 9 के छात्र हैं, देवीधुरा चंपावत से। विधान जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और उसके बाद इस उनको जो विषय दिया गया था, क्यों जरूरी है लड़कियों को पढ़ना, इस विषय पर काफी अच्छा बोले वो। बहुत-बहुत हार्दिक बधाई सुंदर वक्तव्य के लिए, शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जगमोहन रौतेला जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हल्द्वानी से। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और माननीय रौतेला जी ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि जो हम देख रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, दोनों देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे चक्षुओं के माध्यम से अंदर वो चीज़ें चली जाती हैं। तो हमें अपने चारों ओर की चीज़ों को देखना भी है, उनसे सीखना भी है।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। दो चीजें जरूरी हैं, स्वाध्याय और सामान्य ज्ञान। इन त्वरित भाषण कार्यशालाओं में अच्छी प्रस्तुति देने के लिए, और ये बच्चों को सीखना भी चाहिए। मैं आदरणीय सरस्वती जी के लिए के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं, और उनके आशीर्वचन को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय प्रकाश पांडे जी, जो इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में हमारे अभिभावक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को इस मंच पर ला रहे हैं। देखिए, प्रभास देवतला और केशव जोशी कक्षा 2 के छात्र, लेकिन इतनी शानदार प्रस्तुत दे रहे हैं, ये उनकी ये अभिभावकों का ही सहयोग है, क्योंकि वाईफाई सुविधा, एंड्रॉयड फोन, ये सारी चीजें मुहैया अभिभावक ही कराते हैं। तो अभिभावकों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच आज का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी नेहा कांडपाल जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी का भी मार्गदर्शन हुए, और मैं अगली बार जब भी संचालन करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी दृश्या कोहली, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से, कक्षा 5 की छात्रा। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका विषय है मेरे स्कूल का अनुशासन। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिन मान कहाँ, ज्ञान बिन मान कहाँ। गुरु की कृपा से ही, गुरु की कृपा से ही मिलता सही मुकाम यहाँ, मिलता सही मुकाम यहाँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बाल प्रहरी के 1343वें और कार्यशाला में जुड़े आदरणीय उदय किराला सर, संपादक बाल प्रहरी, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, प्रवक्ता गणित, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि श्री जगमोहन रौतेला जी, सर मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी को विदित है, आज
आज त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसमें हमें तुरंत भाषण देना होता है। जो संचालन कर रहा होता है वो हमें विषय देता है और हमें उसी समय उस पे अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। और मैं आदरणीय उदय किराला सर की आभारी हूँ क्योंकि सर ने मुझे 9वीं बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। जैसा कि मेरी बड़ी दीदी ने बताया, नेहा दीदी ने बताया कि आज मेरा त्वरित भाषण का विषय है मेरे स्कूल का अनुशासन। मेरे स्कूल का अनुशासन, तो मेरे स्कूल के जो रूल्स या फिर अनुशासन जो भी है वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है क्योंकि सब काम टाइम पे होता है और सब काम अपनी जगह पे, और जो टीचर्स होते हैं वो जहाँ जिनका पीरियड लगता है वो वहाँ जाता है। जब हमारा गेम्स पीरियड होता है तो सबको अलग-अलग गेम्स मिलते हैं। जैसे एक क्लास जब फुटबॉल खेल रही होती है तो दूसरे को बैडमिंटन मिलता है। ऐसा स्कूल का अनुशासन है। और उसके बाद हमारे स्कूल की टाइमिंग ठंडों में 8:30 बजे से 2:30 तक हो जाती है। और उसके बाद जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब हमारी टाइमिंग, स्कूल की टाइमिंग जो होती है वो 7 बजे, और 7 बजे हमें स्कूल पहुंचना होता है और 1 बजे हमारी छुट्टी होती है। ये तो हुई टाइमिंग की बात। अब उसके बाद जब सारी क्लासेस हैं वो अपने डिसिप्लिन में रहती है। अब जब जो डिसिप्लिन में नहीं रहता तो उसे पनिशमेंट मिलती है। ऐसा है हमारा स्कूल का अनुशासन। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और आपने अपने विद्यालय में अनुशासन के संदर्भ में हम सभी के समक्ष अपने विद्यालय की बातें रखी। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं छूटे हुए प्रतिभागी की ओर चलती हूँ। आज की कार्यशाला के हमारे पहले छूटे हुए प्रतिभागी थे कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। महिमा धोनी, कक्षा 11। केवल नाम बोलिए बस। महिमा धोनी, कक्षा 11। बहन में उपस्थित है। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आपका विषय है बहुत कष्टदायक जीवन है गांव की महिलाओं का। जी बहन, आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मेरा नाम महिमा धोनी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज की